स्टूडेंट आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बायोलॉजी के नवीनतम वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि। क्रियाविधि का मतलब है कि किस तरह से जीवों के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए अपने समान अणुओं की उत्पत्ति करता है, उसका निर्माण करता है। तो वो क्रियाविधि है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उसकी कार्य प्रणाली कैसी है, तो वो सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इसको एक डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं, फिर जो हमने लिखकर तैयार रखा है उसको हम फटाफट पढ़ देते हैं। देखिए ये एक डीएनए है, एक द्विरज्जु की डीएनए है। अब द्विरज्जु की डीएनए में आपको पहले बताया गया था कि इसमें दो रज्जु होते हैं, दोनों प्रति समानांतर विन्यासित रहते हैं और कुंडलित रहते हैं। जैसे एक 3 डेश से 5 डेश होगा तो दूसरा 5 डेश से 3 डेश की तरफ उसकी दिशा होगी, और ये दोनों कुंडलित रहते हैं और बहुत हाईली कुंडलित यानी अति कुंडलित हो रहते हैं दोनों रज्जु। अब अगर डीएनए को अपने समान डीएनए बनाना है तो इसकी कुंडली का खुलना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये रेप्लिकेशन एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे एंजाइम भी काम में आते हैं, तो बहुत सारे अन्य पदार्थ जैसे न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह है, कुछ प्रोटीन है, वो भी काम में आती है। तो यहाँ पर अपन इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए ये मान लेते हैं कि ये पूरा डीएनए पहले द्विकुंडलित था। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ही रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है, और ये होता है कि डीएनए पर रेप्लिकेशन कहाँ से शुरू होता है, तो वो एक निश्चित स्थल होता है, एक जगह होती है डीएनए पर कि उस जगह से रेप्लिकेशन शुरू होने वाला है। उस जगह को अपन ओरी या प्रतिजन स्थल कहते हैं। अब इसकी पहचान कौन करता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, तो कुछ विशेष प्रकार की प्रारंभिक प्रोटीन होती है, वो डीएनए पर रेप्लिकेशन शुरू करने वाली जगह की पहचान कर लेती है। अब जैसे उन्होंने पहचान कर ली कि यहाँ से शुरुआत होनी है रेप्लिकेशन की, तो सबसे पहले देखिए एक हेलिकेज एंजाइम आता है। ये जो आप देख रहे हो हेलिकेज एंजाइम, देखिए ये हेलिकेज एंजाइम देखो नीचे से चालू हुआ था, और इसने क्या किया, ऊर्जा का उपयोग करके इस रज्जु के जो हाइड्रोजन बनते उसको तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया, और इस तरह से तोड़ता जा रहा है, और इस तोड़कर इस दोनों रज्जु को ये खोल रहा है। तो देखिए इसने दोनों रज्जु को खोलकर इस तरह से वाई आकार की एक संरचना बना दी। इस संरचना को अपन बोलते हैं प्रतिकृति द्विशाखा या रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये वाई शेप संरचना बन गई इस हेलिकेज एंजाइम के हाइड्रोजन बंध के तोड़ने से और हेलिक्स को खोलने के कारण। अब देखिए डीएनए द्विरज्जु की होता है, कुंडलित होता है, तो ये दोनों रज्जु पहले खुल तो गए लेकिन वापस कुंडलित होना शुरू हो जाते हैं। तो वापस कुंडलित नहीं हो इसके लिए क्या होता है, ये इसी पोजीशन में रहे। तो इसके लिए क्या होता है, देखिए एक एंजाइम है टोपोआइसोमरेज। ये टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, जो कुंडलीकरण का जो दबाव आ रहा है, वापस ये दोनों रज्जु को कुंडलित होना चाह रहे हैं उसको रोक देगा, और उन दोनों रज्जुकों का ये बल निकाल देगा, कट लगाएगा और फिर बल निकाल के उसको सीधा कर देगा। देखिए इसने दोनों रज्जुकों को आराम से सीधा कर दिया है और दोनों को दूर दूर कर दिया है। तो ये जो काम है ये टोपोआइसोमरेज का है। और दूसरी बात, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन है, जैसे एसएसपी प्रोटीन है, इसको बोलते हैं अपन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये इस स्थिति को इसी स्थिति में रखेगी, इन दोनों रज्जुकों को पास पास नहीं आने देगी, दूर दूर रखेगी। अब ये पोजीशन हो गई, यहाँ पर वाई आकार की संरचना बन गई, यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम धीरे धीरे इस हाइड्रोजन बंधों को तोड़ रहा है, और डीएनए है वो दोनों खुल रहा है, द्विशाखन जो शुरू हुआ था वहाँ से दूसरी तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए एक और एंजाइम, अब हमें डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत करनी है। तो ध्यान रखिएगा डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5 डे सिरे से 3 डे सिरे की ओर होता है। मतलब जैसे आप ये देख रहे हो, ये 5 डेज से 3 डेज की ओर ही नया रज्जुक बनेगा। ये एक निश्चित बात है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो 5 डेज से 3 डेज की ओर ही नया रज्जुक बनाता है। मतलब ये आपको याद कर लेनी है बात, 5 डेज टू 3 डेज डायरेक्शन के अंदर डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। अब देखिए ये एक रज्जुक है 3 डेज टू 5 डेज, और दूसरा है 5 डेज टू 3 डेज, ये पुराने वाले रज्जुक है।
तो नए रज्जु का संश्लेषण इसके विपरीत होगा, प्रति समानांतर तो 3 डेज है, तो यहाँ से शुरू होगा 5 डेज वाला। तो देखिए ये जो रज्जु है 5 डेज, अब इसको शुरुआत कौन करे, इसका निर्माण कौन करे? तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एक आरएनए का छोटा सा टुकड़ा बनाएगा जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये सबसे पहले आके जुड़ गया, देखिए ये मान लो इंजन है, ये सबसे पहले एक जुड़ गया। अब ये जुड़ते ही फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा। ये भी 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये थर्ड आएगा और ये थर्ड आकर फिर इस आरएनए प्राइमर जो यहाँ पर लग गया था, इसके आगे इस तरह से खिसकता इस पूरे रज्जु का संश्लेषण कर देता है। तो देखिए ये एक रज्जु है वो लगातार बन रहा है, कहीं पर भी इसमें टुकड़े नहीं है। तो एक रज्जु यानी 3 डेज टू 5 डेज वाले डीएनए के रज्जुक पर नया रज्जुक सतत रूप से संश्लेषित होता है, और जो ये नया रज्जुक बन रहा है इसको अपन बोल रहे हैं अग्रगामी रज्जुक, यानी लीडिंग स्ट्रैंड। ये लीड कर रहा है, यानी हेलिकेज एंजाइम को ये लीड कर रहा है। जैसे जैसे हेलिकेज एंजाइम आगे बढ़ रहा है उसी दिशा में ये भी संश्लेषित हो रहा है, उसको लीड कर रहा है। तो ये इस तरह से लगातार बन रहा है। जबकि आप दूसरे जब इस रज्जुक को देखते हैं कि जो 5 डेज टू 3 डेज है, तो डीएनए पॉलीमरेज तो हमेशा 5 डेज से 3 डेज की ओर नया रज्जुक बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में जैसे ही ये डीएनए जो हेलिकेज एंजाइम है ये डीएनए के रज्जु को खोलता है, तो सबसे पहले यहीं पर देखिए ये टुकड़ा यहाँ पर लग गया, इधर तो नीचे की तरफ लग गया, इधर ये लग गया। तो इसके आगे यानी 5 डेज और 3 डेज दिशा इसकी पीछे की ओर होगी, तो इसलिए ये यहाँ पर आरएनए प्राइमर लगता है, तो ये पीछे की तरफ डीएनए पॉलीमरेज को बना देता है। फिर और डीएनए जब खुलता है तो ये आरएनए प्राइमर है वो और पीछे की तरफ लगता है, फिर ये पीछे की तरफ नया टुकड़ा और बना देगा। फिर और जैसे डीएनए खुलता है आरएनए प्राइमर और आता है, फिर ये एक पीछे की ओर एक टुकड़ा और बना, यानी इसकी दिशा पश्चगामी है, यानी लेगिंग स्थिति है इसकी, यानी पश्चगामी है, बैकवर्ड चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो डीएनए का नया रज्जुक है टुकड़ों में बन रहा है, क्योंकि इसका कारण यही है क्योंकि ये डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5 डेज टू 3 डेज दिशा में संश्लेषित कर पाता है। तो ये तो आराम से हो गया, लेकिन इधर इसकी दिशा विपरीत होने के कारण, पश्च दिशा होने के कारण ये टुकड़ों में संश्लेषित कर पा रहा है। तो इस रज्जु को तो अपन बोलेंगे पश्चगामी रज्जु, क्योंकि ये बैकवर्ड चल रहा है, या इसको लेगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि टुकड़े में बन रहा है, तो इसलिए असतत संश्लेषण हो गया। और इन टुकड़ों को ओकाजाकी खंड कहते हैं, क्योंकि ओकाजाकी ने इनको सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो ये टुकड़ों में संश्लेषित हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर बीच बीच के अंदर ये आरएनए आ रहा है, तो डीएनए में आरएनए तो आ नहीं सकता है, तो इसको बाहर हमें हटाना पड़ेगा। तो इस आरएनए प्राइमर को यानी इस टुकड़े को हटाने के लिए एक एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये जो फर्स्ट आएगा ये इसको यहाँ से हटा देगा, और यहाँ पर जो खाली जगह हुई है उस खाली जगह को नए न्यूक्लियोटाइड कोशिका द्रव्य में से उठाकर यहाँ पर भर दिया जाएगा। और भरने के पश्चात जब ये पूरे प्राइमर हट जाएंगे तो उनमें नए न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पर भर के फिर एक एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज। वो डीएनए लाइगेज इस पूरे रज्जु के टुकड़ों को जोड़ देगा और एक पूरे रज्जु का निर्माण कर देगा। तो एक तो बन गया 5 डेज टू 3 डेज इस रज्जुक पर, और एक इधर बन गया 5 डेज टू 3 डेज इस रज्जुक पर। तो अपन ये देख रहे हैं कि एक रज्जुक तो लगातार बन रहा है और एक टुकड़ों में बन रहा है, बस ये स्थिति है। अभी टुकड़ों में बनने का कारण है डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसका 5 डेज टू 3 डेज दिशा के अंदर डीएनए का निर्माण करने का कारण है, इसलिए ये टुकड़ों में बन रहा है। देखिए इधर इसकी दिशा पश्चगामी होने के कारण ये टुकड़ों में बन पा रहा है। अब क्या होता है कि ये जैसे ही आयरन प्राइमर हट गया, पॉलीमरेज फर्स्ट ने इसको उठा दिया, नए न्यूक्लियोटाइड भर दिए, लाइगेज ने जोड़ दिया, और धीरे धीरे जैसे ये हेलिकेज एंजाइम और ऊपर की तरफ इसको खोल रहा है, तो जैसे जैसे खोलेगा वैसे ही डीएनए के दोनों रज्जुक बन जाएंगे, और फिर ये कुंडलित होकर एक डीएनए से दो डीएनए बन जाएंगे, जिसमें एक तो पुराना रज्जुक होगा और एक नया रज्जुक का संश्लेषण हो जाएगा। तो अब इसको अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं
कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती है। तो अपन देख लें यहाँ पर, जैसे ये प्राइमर है, ओकाज़की खंड है, ये पश्चगामी रज्जुक है, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, ये भी प्राइमर है, जगह जगह प्राइमर जुड़े हुए हैं, वो ये हेलिकेज, टोपोइसोमरेज और एसएसपी प्रोटीन। तो अब इसको अपन फटाफट पढ़ लेते हैं। ये देखिए डीएनए प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि। तो देखिए पहला तो अपन देखेंगे स्थान कहाँ पर होती है। तो देखिए यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकेरियोटिक कोशिका के केंद्रक में कोशिका विभाजन के समय जो कोशिका चक्र चलता है उसकी जो एस प्रावस्था होती है उसमें डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है। मतलब आपको याद रखना है कि हमारे अंदर कोशिका विभाजन के समय कोशिका चक्र की जो अंतरावस्था होती है उसी की एस प्रावस्था में डीएनए प्रतिकृतिकरण करता है। जबकि प्रोकैरियोट कोशिका में यह कोशिका द्रव्य में होता है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है प्रोकैरियोट यानी जीवाणुओं में। और कोशिका द्रव्य में होती है क्योंकि वहाँ पर तो केंद्रक होता ही नहीं है। कोशिका द्रव्य में उनका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो बिखरा पड़ा रहता है, तो इसलिए वहाँ पर ये जो प्रतिकृतिकरण की क्रिया है वो कोशिका द्रव्य में होगी। जबकि यूकेरियोट के अंदर तो सुविकसित केंद्रक होता है, इसलिए प्रतिकृतिकरण की क्रियाविधि केंद्रक में पूरी होती है, ये याद रखना है आपको। डीएनए रेप्लिकेशन एक जटिल जैव रासायनिक क्रिया है, देखिए, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता होती है जिन्हें सामूहिक रूप से रेप्लिसोम कहते हैं। तो रेप्लिसोम कहेंगे। प्रमुख एंजाइम निम्न है। अब कौन कौन से एंजाइम होते हैं, देखिए हेलिकेज जो हमने पढ़ा था कि वो डीएनए के दोनों रज्जु को हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़कर उनको अलग अलग कर रहा था। टोपोइसोमरेज जो वापस तनाव हो रहा था कुंडलीकरण का, और जो रज्जुक थे उसको सीधा करके उनके बल को निकाल कर सीधा कर रहा था। डीएनए पॉलीमरेज जो कि मुख्य एंजाइम होता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन तरह के होंगे। प्रोकैरियोट में और यूकेरियोट में इनको अल्फा बीटा डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। आरएन एक एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज जिसको प्राइमेज भी कहते हैं। ये देखिए कि 10 न्यूक्लियोटाइड का यानी 10 से न्यूक्लियोटाइड का आरएनए का टुकड़ा बनाएगा ये, जो कि रेप्लिकेशन की स्टार्टिंग करेगा। एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज जो कि जो छोटे छोटे टुकड़े बन रहे थे वो पश्चगामी रज्जुक पर उसको जोड़ने का काम कर देगा। और एक एसएसपी प्रोटीन, इसको अपन बोल रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये बाइंड हो जाती है स्ट्रैंड, सिंगल जो स्ट्रैंड अलग अलग हुए उन पर बाइंड हो जाती है, उसको खोल कर उसी पोजीशन में रखती है। अब देखिए इसमें, देखिए डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन को पूर्ण करने वाला महत्वपूर्ण एंजाइम है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का निर्माण करेगा। अब ये 3 टाइप का होता है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसमें डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड भाग लेते हैं, जबकि जो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड है इसके द्वारा डीएनए में सुधार या रिपेयरिंग होती है उसकी, मतलब कोई भी गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है या कहीं पर गलती हो जाती है तो उसके रिपेयरिंग या उसका सुधार करने का काम डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का होता है। अब देखिए जैसा कि हमने कहा था कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया जिस स्थान से शुरू होती है उसे प्रतिकृति का स्थल या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी कहते हैं। ORI, ओरी का मतलब ओरिजिन हो गया, जहाँ से शुरू हुई है प्रक्रिया उसे ओरी कहते हैं। इस स्थान से दोनों दिशाओं में रेप्लिकेशन की क्रिया चलती है। डीएनए पर ओरी की पहचान विशेष प्रारंभक प्रोटीन करती है, मतलब जैसे ही पहचान हो जाती है कि यहाँ से शुरू होने वाला है तो उस जगह अपन ओरी कह देंगे, और ओरी से फिर दोनों दिशाओं में, यानी हम देख रहे थे दोनों रज्जुक थे वे विपरीत दिशाओं में संश्लित हो रहे थे। अब क्या करेगा, हेलिकेज एंजाइम है वो द्विरज्जुकी डीएनए को ओरी स्थान से खोलकर या अकुंडलन यानी अनवाइंडिंग करके दोनों रज्जुक को अलग अलग कर देता है, जिससे दोनों रज्जुक अलग अलग सांचे का कार्य करते हैं। तो अब हेलिकेज एंजाइम आएगा, और वो हेलिकेज एंजाइम है वो देखिए ये हेलिकेज एंजाइम है, ये यहाँ पर इन एच जो एच बंद है यहाँ पर कौन है, एच बंद, इन एच बंदों को तोड़ रहा है, ये तोड़ता है और तोड़कर यहाँ जैसे ये एच बंद टूटेंगे दोनों रज्जु खुल जाएंगे,
देखिए अलग अलग हो रही है, अलग हो गए रज्जु के। तो ये सबसे पहला काम कौन कर रहा है? हेलिकेज एंजाइम कर रहा है, और ये वाई आकार की संरचना बन रही है। इसको अपन बोलते हैं, इस वाई आकार की संरचना को प्रतिकृति द्विशाखन बोल देंगे इसको, यानी द्विशाखा हो गई। ये देखो जैसे दो शाखा लग रही है। अब इसके आगे क्या होता है? देखिए हेलिकेज एंजाइम ने अपना काम कर दिया। अब इसके आगे कुछ इस तरह से प्रक्रिया होती है कि डीएनए के जो दोनों अलग हुए रज्जुक हैं, डीएनए के जो दोनों अलग हुए रज्जुक हैं, उन पर अलग हुए रज्जुकों पर एसएसबी प्रोटीन यानी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जुड़कर स्थिति को स्थिर रख देती है। मतलब जो रज्जुक अलग अलग हुए हैं उनको अलग अलग रखने का काम फिर ये एसएसपी प्रोटीन करेगी। ये जो सिंगल स्ट्रैंड है उस पर जुड़ जाएगी। इसके बाद देखिए डीएनए की कुंडली खुलने पर पुनः कुंडलीकरण का तनाव उत्पन्न होने लगता है, जिसे टोपोआइसोमरेज एंजाइम द्वारा कम कर दिया जाता है। यह दोनों रज्जुकों का बल निकालकर उन्हें सीधा कर देता है। मतलब जो दो रज्जुक थे उनमें भी क्योंकि बल लगा होता है, तो ये टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? उन जो रज्जुक होते हैं उसमें कट लगाएगा, फिर उनके बल को निकालेगा और निकाल कर वापस जोड़ देगा। फिर देखिए डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आरएनए के छोटे से खंड की आवश्यकता होती है, जिसे प्रवेशक या प्राइमर कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि अब डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करना है, हमने पूरी तैयारी कर ली है, तो उसके लिए हमें एक आरएनए के एक टुकड़े की आवश्यकता होगी, उसको अपन बोलेंगे प्राइमर। प्राइमर का निर्माण डीएनए निर्देशित आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसको अपन प्राइमेज भी कहते हैं, द्वारा किया जाता है। ये एक एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज जो कि डीएनए द्वारा डायरेक्टेड या निर्देशित होता है, और ये 10 न्यूक्लियोटाइडों का एक टुकड़ा बनाएगा आरएनए का, उसे अपन प्राइमर कहते हैं। तो ये प्राइमर 10 न्यूक्लियोटाइडों का बना होता है। यह डीएनए के उस भाग का पूरक होता है जिससे यह बनता है, क्योंकि जो डीएनए होता है उसी से आरएनए बनता है, ये भी अपन को पता है। इसलिए ये आरएनए का टुकड़ा डीएनए के जिस रज्जुक से बनेगा उसी का पूरक होगा। तो अभी कहने का मतलब है कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज ने एक डीएनए का 10 न्यूक्लियोटाइड का टुकड़ा बना दिया प्राइमर। अब ये प्राइमर डीएनए रज्जुक पर जाकर जुड़ेगा। देखिए प्राइमर जब डीएनए रज्जुक पर जुड़ जाता है तो रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है, और डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड एंजाइम है वो केवल और केवल 5 to 3 डेज की ओर नए रज्जुक का संश्लेषण करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड मुख्य एंजाइम होता है नए रज्जुक को संश्लेषण करने वाला, वो केवल 5 डेज से 3 डेज की ओर ही नया रज्जुक बनाएगा। 5 to 3 डेज की ओर। अब देखिए जो डीएनए रज्जुक 3 days to 5 days ध्रुवता वाला डीएनए रज्जुक, ये कौन सा? जो पैतृक डीएनए उसका रज्जुक जिसकी ध्रुवता 3 days to 5 days है। इस पर नए डीएनए रज्जुक का संश्लेषण सतत रूप से होता है। क्यों होगा सतत? क्योंकि ये खुद 3 days to 5 days है, इसलिए इसके विपरीत होगा यहाँ से 5 days to 3 days। इसलिए इस रज्जुक पर तो नए डीएनए रज्जुक का संश्लेषण सतत रूप से 5 days to 3 days दिशा के में हो जाता है। अतः इस रज्जुक को अग्रगामी रज्जुक या लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अग्रगामी रज्जुक की ध्रुवता क्या होती है? अग्रगामी रज्जुक की ध्रुवता क्या होती है? ये अग्रगामी रज्जुक जहाँ बनता है उस डीएनए रज्जुक की ध्रुवता 3 days to 5 days होती है। और अग्रगामी रज्जुक कौन से डीएनए के रज्जुक पर बनता है? 3 days to 5 days। जबकि अपन दूसरा जो रज्जुक देखेंगे, देखिए जबकि डीएनए के दूसरे रज्जुक यानी जिसकी दिशा 5 days to 3 days ध्रुवता वाले रज्जुक पर, यानी जिसकी 5 days से 3 days जो ध्रुवता है, उस पर जो डीएनए का नया जो रज्जुक बनेगा
उस रज्जु पर नए डीएनए रज्जु का संश्लेषण छोटे छोटे खंडों में असतत रूप से होता है। ऐसे खंडों को ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं तथा इस रज्जु को पश्चगामी रज्जु या लेगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। देखिए डीएनए के जो 5 डेज to 3 डेज ध्रुवता वाले रज्जु पर नया रज्जु खंडों में इसलिए बनता है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम केवल 5 डेज to 3 डेज दिशा में ही नया रज्जु का संश्लेषण कर सकता है, जो पीछे की ओर बैकवर्ड संश्लेषित होता है। तो अपन चित्र में देखा था, क्योंकि डीएनए जो एंजाइम है पॉलीमरेज एंजाइम वो केवल 5 से 3 दिशा में कर पाएगा और रज्जुक है 5 डेज to 3 डेज, इसलिए उसके पीछे की ओर ये बन जाता है, यानी बैकवर्ड इसकी स्थिति हो जाती है। तो ये होता है पश्चगामी रज्जुक या लेगिंग स्ट्रैंड। अब देखिए क्या होगा, अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा। ये एंजाइम द्वारा आरएनए प्राइमर जो वहाँ पर जुड़ा हुआ था जगह जगह, एक पर एक जगह, बाकी जो पश्चगामी रज्जुक था उस पर जगह जगह जुड़ा हुआ था, तो उस आरएनए प्राइमर को ये हटाकर उसकी जगह खाली हुए स्थान की पूर्ति न्यूक्लियोटाइडों को जोड़कर की जाती है। यानी जो जगह जगह इस तरह के जो प्राइमर थे, ये प्राइमर इन प्राइमरों को यहाँ से हटा देगा देखो, और इनकी जगह जगह खाली हुई है ना, वहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड ला के जोड़ देगा यहाँ पर। ये काम कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट कर रहा है ये काम। अब क्या होगा, असतत रूप से बने खंडों को जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा होता है। अब जो ये टुकड़े बन गए हैं डीएनए के एक रज्जु पर, इन टुकड़ों को जोड़कर एक पूरे रज्जु का संश्लेषण कौन कर देता है? ये डीएनए लाइगेज एंजाइम कर देता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, यदि डीएनए निर्माण में कोई गलत न्यूक्लियोटाइड बीच में या किनारे पर जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड को क्रम से एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा कट लगाकर हटा दिया जाता है। देखिए एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये जो अंदर की तरफ जुड़े हैं उनको कट लगाकर हटा देगा, और एक्सोन्यूक्लियस जो किनारे पर जुड़ा है कोई न्यूक्लियोटाइड गलत न्यूक्लियोटाइड उसको कट लगाकर हटा देगा और उसकी जगह सही न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया जाता है। ये भी हो जाता है इसके अंदर। डीएनए जो पॉलीमरेज सेकंड होता है ये क्या करता है? डीएनए में सुधार करता है या उसकी मरम्मत या रिपेयरिंग का काम करता है। जैसे हमने ये भी देखा था कि ये रिपेयरिंग का काम करता है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि डीएनए जो प्रतिकृतिकरण है वो एक तो अर्ध असतत है, यानी सेमी डिसकंटिन्यूअस। अर्ध असतत का मतलब है एक रज्जुक तो पूर्ण बन रहा है और एक रज्जुक है वो टुकड़ों में संश्लेषित हो रहा है, तो ये अर्ध असतत हो गया, यानी सेमी डिसकंटिन्यूअस हो गया। और द्विदिशीय मतलब बाई डायरेक्शनल होता है कि एक तो दोनों जो नए रज्जुक बनते हैं वो विपरीत दिशाओं के अंदर संश्लेषित होते हैं। तो यहाँ पर यही है कि इसका अर्थ क्या है। देखिए अर्ध असतत का अर्थ है नए बनने वाले दोनों रज्जुकों में से एक रज्जुक तो सतत रूप से बन रहा है और एक रज्जुक टुकड़ों के रूप में बन रहा है, इसलिए अर्ध असतत हो गया। और द्विदिशीय का मतलब हो गया है कि दोनों बनने वाले जो रज्जुक है उसका निर्माण विपरीत दिशाओं में होता है। जैसे एक का निर्माण इस तरह से हो रहा है, दूसरे का निर्माण इस तरह से हो रहा है, तो ये दोनों दिशाओं में होने के कारण ये द्विदिशीय हो गया। तो डीएनए जो प्रतिकृतिकरण है वो एक अर्ध असतत और द्विदिशीय और अर्ध संरक्षी प्रतिकृति होता है। अब कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु और पढ़ लेते हैं जो आपकी किताब में दिए गए हैं। देखिए डीएनए प्रतिकृतिकरण का मुख्य एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज होता है, जो नए डीएनए रज्जु का संश्लेषण अथवा बहुलकन, ये आप ध्यान रखिएगा ये वर्ड, नए रज्जु का संश्लेषण बोल देंगे या उसको बोलेंगे अपन बहुलकन को उत्प्रेरित करता है। मतलब जैसे परीक्षा में प्रश्न आ गया कि डीएनए रज्जु का बहुलकन करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वो है डीएनए पॉलीमरेज। ये एक प्रभावी एंजाइम है क्योंकि ये बहुत कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलकन यानी जुड़ाव को उत्प्रेरित करता है। मतलब इतना तगड़ा एंजाइम है ये, तो कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियोटाइडों को आपस में जोड़ देता है और पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला यानी नए रज्जु का संश्लेषण कर देता है। ये देखिए,
जैसे उदाहरण ले अपन, एक इकोलाई का उदाहरण है कि इकोलाई में 4.3 10⁶ क्षारक युग्म होते हैं और 38 मिनट में प्रतिकृति प्रक्रिया पूर्ण कर लेता है। 38 मिनट में डीएनए डबल हो जाता है, यानी अपने समान कॉपी बना लेता है। इसका मतलब है 38 मिनट में नया रज्जु का संश्लेषण हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इसमें बहुलीकरण की जो औसत दर है वो लगभग 2000 क्षारक युग्म प्रति सेकंड है। प्रति सेकंड 2000 क्षारक युग्म जुड़ते हैं, उनका बहुलीकरण होता है और इस दर से नए रज्जु का संश्लेषण हो जाता है। तो प्रति सेकंड 2000 की संख्या एक बहुत ज़्यादा संख्या है, इसलिए अपन ये कह रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो बहुत फास्ट होता है और बहुत ही कम समय में तेज़ी से बहुलीकरण करके नए डीएनए रज्जु का संश्लेषण कर देता है। इसके बाद में कुछ और स्पेशल अपन देख लेते हैं। देखिए डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइडों के तेजी से बहुलीकरण के साथ साथ अत्यधिक शुद्धता के साथ भी प्रतिकृति की क्रिया करता है। तो तेजी से काम तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ शुद्धता भी रखता है, एक्यूरेसी भी रखता है, यानी फास्ट स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होती है इसके अंदर। प्रतिकृति में किसी भी प्रकार की गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, यानी म्यूटेशन हो सकता है और वो म्यूटेशन खतरनाक हो सकता है। तो ये संभावना बहुत कम होती है कि प्रतिकृति में किसी तरह की गलती की गुंजाइश हो, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली कंडीशन के अंदर। फिर देखिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात और निकलेगी, डीएनए प्रतिकृतिकरण ऊर्जा की दृष्टि से एक महंगी प्रक्रिया है। देखो महंगी है ऊर्जा की दृष्टि से, इसका मतलब है इसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च होने वाली है, क्योंकि प्रतिकृति की क्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है। डीएनए संश्लेषण के लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, देखिए जैसे ये है डीएटीपी, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, यानी अपन इसको बोल रहे हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, का मतलब हो गया ये न्यूक्लियोटाइड हो गए। तो इन चारों प्रकार के न्यूक्लियोटाइड की जरूरत होती है, जो कि एक उच्च ऊर्जा युक्त ये अणु होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए ऊर्जा की दृष्टि से एक महंगी प्रक्रिया है। फिर देखिए आगे और देख लेते हैं। डीएनए प्रतिकृति के दौरान डीएनए अणु के दोनों रज्जु एक साथ पृथक नहीं होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। धीरे धीरे वो अलग होते हैं। अपन ने देखा था हेलिकेज एंजाइम धीरे धीरे एच बंधों को तोड़ता है और दोनों को दूर करता जाता है, अलग अलग करता जाता है। एक साथ ये अलग क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होगा, एक साथ उनको अलग करेंगे तो इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः डीएनए के दोनों रज्जु छोटे छोटे भाग में खुलते हैं, जिसे प्रतिकृति द्विशाख या रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं, जो वाई शेप्ड होता है। तो जैसे ये यहाँ पर जो हेलिकेज एंजाइम होता है वो धीरे धीरे इसको ओपन करता है, खोलता है, एक साथ दोनों रज्जु को अलग नहीं होते हैं। तो उसका कारण यही है कि थोड़ी थोड़ी ऊर्जा मिलती रहेगी, तो धीरे धीरे ये काम चलता रहेगा। फिर थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। देखिए डीएनए प्रतिकृति डीएनए के जिस स्थान से शुरू होती है उसे प्रतिकृति का स्थल या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओरी कहते हैं। जिस जगह से रेप्लिकेशन शुरू हुआ उस जगह को अपन ओरी या प्रतिकृति का स्थल बोल रहे हैं। देखिए जो प्रोक्रिएट डीएनए होता है उस डीएनए पर केवल एक ओरी पाई जाती है, वन ओरी फाउंड ऑन प्रोक्रिएटिक डीएनए, मतलब एक ओरी पाई जाती है प्रोक्रिएट जीवाणु के डीएनए पर, यानी एक ही जगह वहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है। जबकि यूक्रिएट के अंदर अपन देखें तो उसके डीएनए पर अनेक ओरी उपस्थित रहती है। मैनी ओरी मतलब बहुत सारी ओरी होती है वहाँ पर, कई जगह से रेप्लिकेशन शुरू होता है यूक्रिएट के अंदर। टुकड़ों में होता है, अपन देख रहे थे छोटे छोटे भाग खुल जाते हैं, अनेक द्विशाख बनते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पर धीरे धीरे नए रज्जु का संश्लेषण होता जाता है। तो यूक्रिएट पर तो अनेक ओरी है और प्रोक्रिएट पर केवल एक ओरी पाया जाता है। देखिए और लास्ट अपन देख लेते हैं, डीएनए प्रतिकृति के बाद कोशिका विभाजन अगर न हो तो उसके कारण बहुगुणिता उत्पन्न हो जाती है।
बहुगुणिता का मतलब होता है गुणसूत्र की संख्या 3n 4n 5n इस तरह से बढ़ने लग जाती है, जो कि पादपों पे अपन नॉर्मली देखते रहते हैं कि बहुगुणिता पादपों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये तब होता है जब डीएनए प्रतिकृति तो हो गया, डबल भी हो गया और कोशिका विभाजन या कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं हुआ, तो बहुगुणिता जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये था अपना डीएनए रेप्लिकेशन। और इसके एक बार इसके डायग्राम को और देख लेते हैं। आपको इस तरह का डायग्राम बना लेना है। जैसे ऊपर ये है द्विरज्जु की डीएनए अपन दे रहा है, इसके दोनों को विपरीत क्रम में ध्रुवता को अपने दिखा दिया है। और इस तरह से ये लीकेज एंजाइम ने यहाँ से इसको खोलना शुरू किया है। टोपोआइसोमरेज ने इनको सीधा कर दिया है। फिर प्राइमर आ गया है, प्राइमर ने शुरुआत कर दी। डीएनए पॉलीमरेज ने एक तो सतत रूप से बना दिया और दूसरे पर 5 डेज to 3 डेज दिशा के अंदर टुकड़ों के रूप में बन गया है, जिनको ओकाजाकी खंड या इस रज्जु को पश्चगामी रज्जु बोल रहे हैं। और फिर आरएनए प्राइमर को यहाँ से हटा दिया जाता है। वो काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करता है और फिर वहाँ पर नए न्यूक्लियोटाइड ला के भर दिए जाते हैं और फिर लाइगेज एंजाइम आता है, उसको सबको जोड़कर एक रज्जु बना देता है। और फिर से ये वापस सारे एंजाइम यहाँ से हट जाते हैं और वापस ये कुंडलित हो जाता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि एक डीएनए से 2 रज्जु बन जाते हैं, जिसमें एक नया है और एक पुराना है। तो ये इसका आप डायग्राम बना सकते हैं। ये इसका डायग्राम है। और देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है कि डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण भी हो सकता है क्या, तो ये हो चुका है। देखिए कोर्नबर्ग और उनके जो साथी थे, उन्होंने क्या किया, डीएनए को प्रणाली में संश्लेषित करने में सफलता प्राप्त कर ली। इन्होंने ई कोलाई जीवाणु का डीएनए ले लिया और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ले लिए, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो सारे ले लिए। और डीएनए के जो चारों न्यूक्लियोटाइड है जिससे डीएनए बनता है वो न्यूक्लियोटाइड ले लिए और जो आवश्यक पदार्थ है वो भी ले लिए। और इनसे फिर उन्होंने डीएनए अणु का संश्लेषण किया, जिसके लिए उनको 59 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। 57 में प्रयोग किया और 59 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज भी ई कोलाई में कोर्नबर्ग द्वारा की गई, इसलिए इस एंजाइम को हम कोर्नबर्ग एंजाइम यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को कोर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। तो कोर्नबर्ग ने एक तो डीएनए का देखो प्रयोगशाला में प्रणाली में कृत्रिम रूप से उसको संश्लेषित कर ली, यानी जो पदार्थ डीएनए के लिए चाहिए वो सारे लेकर उन्होंने संश्लेषित कर लिया। तो और चूंकि डीएनए पॉलीमरेज की भी उन्होंने खोज कर दी, तो इस एंजाइम को हम कोर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक है आपको विस्तृत रूप से समझा दिया गया है और उसको आपको लिख दिया गया है। आप इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें। तो ये इसका डायग्राम है, इसको भी आप क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ज़रूर याद कर लेना। और इसके जो अपने तमाम एंजाइम्स है वो भी अपने आपको समझा दिए हैं लिख के। थैंक यू।